हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी। मैं खालिद अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। ये तो सभी को पता होगा, जल यानी कि वाटर। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इससे आने वाले यूपी टेट और सी टेट में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके विषय में बात करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जो पृथ्वी का भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। पृथ्वी का वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। नोट करने की बात है, तीन तरफ से। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और पृथ्वी का वह भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, यानी कि चारों तरफ से जो जल से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टापू। और पृथ्वी का छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, जो छोटा भाग जो होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है, उसको बोलते हैं टापू। और तीनों में बेसिक सा डिफरेंस है। अगर ये तीनों में समझ में आ जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, दोबारा से देखते हैं। जो तीन तरफ से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको बोलते हैं द्वीप, और जो छोटा भाग चारों तरफ से घिरा होता है उसको बोलते हैं टापू। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर जल, यानी कि जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। और इसमें जो हम बात मुख्य जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो हमारे पढ़ने हैं यूपी टेट और सी टेट में, वो है जल की आवश्यकता पता होनी चाहिए हमें, और जल के स्रोत पता होना चाहिए, किन किन स्रोत से हैं, क्या क्या स्रोत से हैं, जल की प्रक्रिया क्या है, और जल के लक्षण क्या है। तो सब यहाँ पर देखते हैं हम नोट्स। जल, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर जो जल 71% पाया जाता है। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, उसमें पीने योग्य बात जल कितना होता है? जो पृथ्वी पर पीने योग्य पानी है वो कितने परसेंट है? वो है 3%। और उसमें भी एक क्वेश्चन से आता है कि मनुष्य के पीने योग्य पानी कितना है? तो मनुष्य के पीने योग्य पानी है 1%। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जल के द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, जल के द्वारा भी हम ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है, देखा गया है इसे कई बार, तो इसको ध्यान से नोट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जल। जल कितने प्रकार का होता है? जल कितने प्रकार का होता है? जल दो प्रकार का होता है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल। शुद्ध जल तो H2 होगा, जिसको सॉफ्ट वाटर भी बोलते हैं। और अशुद्ध जल इसको D2O बोलते हैं, यानी ये होता है हार्ड वाटर। और जल कितने अवस्था में पाया जाता है? जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो इस पर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, जल ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो आंसर होगा हमारा वाटर। ठीक है। और जल की प्रकृति क्या होती है? जल की जो प्रकृति होती है, जल गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती। स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। रंगहीन होता है, जल का कोई रंग नहीं होता। और ये पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, पारदर्शी बोलते हैं जिसके आर पार देखा जा सके। अब आगे चलते हैं। जल के स्रोत, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदी से प्राप्त होता है जल, तालाबों में मिलता है, झील जिसको लेप भी बोलते हैं, हिमनद, वर्षा, नलकूप जो कि हमारे नल लगे होते हैं इनसे भी हमें जल प्राप्त होता है, और कुआं आदि। और ऐसे काफ़ी और भी स्रोत से हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। ठीक है, तो वो देख लेंगे। सबका नाम तो ले नहीं सकता, बहुत सारे होते हैं। और जल, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक और गलनांक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से ध्यान देखेंगे कि अक्सर देखा गया है, कई बार पूछा गया है यूपी टेट और सी टेट में। तो देखते हैं इसके। जल का गलनांक कितना होता है, जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जल का क्वथनांक जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस पर पानी उबलने लगता है, बिल्कुल उबल जाता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जल से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आते हैं हर बार। इनमें से ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक नंबर जरूर मिलेगा। इन 4 क्वेश्चन में से एक नंबर जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। भारत का सबसे बड़ा डैम यानी कि बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डैम है सरदार सरोवर बांध, और ये गुजरात में है। और सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी के ऊपर है? ये है नर्मदा नदी के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है? तो हमने अभी बताया आपको, नर्मदा नदी के ऊपर। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सबसे ऊंचा बांध। ये भारत के बारे में बात कर रहे हैं, विश्व का नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है ना, इस बात को नोट करके रखना है कि ये भारत का पूछ रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी के ऊपर है? यह है भागीरथी नदी के ऊपर। तो समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी के ऊपर है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो जैसे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बंधा हुआ है? तो कौन सा बांध है? टिहरी बांध। घुमा करके कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और जो कि उड़ीसा में है और महानदी के ऊपर बना हुआ है। और विश्व में जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? समुद्र। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो डायग्राम है इसको गौर से देखिए। एक इसमें उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है और एक दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विषुवत रेखा होती है, और 23.5 उत्तर की साइड देखेंगे तो कर्क रेखा होगी, और 23.5 दक्षिण की तरफ देखेंगे तो मकर रेखा। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस बन रहा है वो देखिए क्या है। जो उत्तरी गोलार्ध में होता है 29% होती है भूमि और 71% जल, और दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल पाया जाता है और 20% भूमि पाई जाती है। यानी कि जो हमारी ज़मीन पाई जाती है वो 20% होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई? उत्तरी गोलार्ध में तो 20% नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में तो है 29%, और दक्षिणी गोलार्ध में 20%। तो सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा भूमि जो पाया जाए, भूमि वाला क्षेत्र, वो होगा उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे ज़्यादा जल वाला क्षेत्र, जलीय क्षेत्र जो होता है, जलीय क्षेत्र बोला जाता है जिसको, वो कौन किस साइड पाया जाता है? तो होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जल के घटक। जल के घटक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। जल के घटक नदी हो गई, झील हो गई और बांध। ठीक है, ये हो गए जल के घटक। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। कल बात करेंगे हम नदी के ऊपर। कल का हमारा टॉपिक होगा नदी, तो कल नदी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।